खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं इमरान खान। आप देख रहे हैं आलमी समय और हम पेश कर रहे हैं इस वक्त हालात हाजरा। मुल्क की दो रियासतों जम्मू कश्मीर और झारखंड में हुए असेंबली इंतखाबात के नतीजे आ चुके हैं हम सबके सामने, जिनमें झारखंड में बीजेपी की हुकूमत बनना तय है। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहां पर कयास आराइयों का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि रियासत में पीडीपी सबसे बड़ी ताकत की शक्ल में उभर कर सामने आई है, लेकिन अक्सरियत किसी को हासिल नहीं है। बीजेपी रियासत में दूसरी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर आई है, लेकिन हुकूमत की चाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के हाथ में पहुंच गई है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। इसके अलावा हम बात करेंगे रियासत झारखंड की, जहां पर बीजेपी इत्तेहाद को अक्सरियत हासिल हो चुकी है और फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो सिर्फ हुकूमत साजी की। लेकिन सवाल यह है कि झारखंड में कांग्रेस इत्तेहाद का यह हश्र क्यों हुआ? क्या यह मोदी लहर है या फिर कुछ और अगर यह मोदी लहर है तो जम्मू कश्मीर के वादी में बीजेपी को क्यों मायूसी हाथ लगी है? इन्हीं मौजूदात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी सिराज नकवी साहब। खैर मकदम है आपका। साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पर रहेंगे कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल साहब, और जो कि सियासी लीडर हैं, तज्जियाकार हैं, और जम्मू से हमारे साथ रहेंगे जम्मू कश्मीर बीजेपी के रियासती तर्जुमान अरुण गुप्ता जी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। तो पार्लिमानी इंतखाब में देखी मोदी लहर कुछ कमजोर होने लगी है। पिछले दिनों कई रियासतों में हुए ज़िमनी इंतखाब में भी इस तरह के इशारे मिले थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और झारखंड से आए असेंबली इंतखाब में कि अगर हम नतीजों की बात करें तो मुखालिफ वोट के कई खेमों में तकसीम होने के बावजूद बीजेपी को कामयाबी नहीं मिल सकी, जिसका कि दावा पार्टी कर रही थी। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो कई रुखी मुकाबले के बावजूद बीजेपी मुश्किल से काम चलाओ अक्सरियत हासिल करने में पहुंच गई है। उसकी सरकार भी बन जाएगी वहां पर। तो जम्मू कश्मीर में उसका मिशन 44 या मिशन 44 पूरी तरह नाकाम हो गया, ये माना जाए। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अलग अलग इलेक्शन लड़ने के बावजूद पार्टी वादी में वो कमल जो खिलाना चाहती थी या जिसका दावा किया जा रहा था वो नहीं कर पाई। गुज़िश्ता 20 दिसंबर को खत्म हुए दो रियासतों के असेंबली इंतखाबात के बाद मोदी लहर का दावा करने वालों को थोड़ी सी मायूसी हाथ लगी है। हालांकि झारखंड में बीजेपी किसी तरह हुकूमत तो बना लेगी, लेकिन उसका क्लीन स्वीप का ख्वाब पूरा नहीं हो पाया, जबकि जम्मू कश्मीर में उसे दूसरे मकाम से इत्मीनान करना पड़ा। हालांकि पार्टी इस सूरत हाल को भी मोदी का जादू बताने से नहीं चूकी, मगर क्योंकि दोनों रियासतों में पार्टी ने वजीर आला का उम्मीदवार नामजद करने के बजाय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगे थे, इसलिए पार्टी की कमजोर कामयाबी को मुखालिफिन मोदी लहर की कमजोरी करार दे रहे हैं। झारखंड और जम्मू कश्मीर दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की जो विजय हुई है उसके लिए सबसे पहले तो मैं दोनों राज्यों की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद भी देता हूं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कोई गुमान करने लायक स्थिति नहीं। मुझको भी थोड़ा आश्चर्य हुआ है, क्योंकि मैं तो गया नहीं था। मैं तो एक दिन के लिए गया था, मेरी कोई दिलचस्पी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि अगर कोई ठीक ढंग से अलायंस होता तो वहां पर कोई दिलचस्पी होती। तो वैसी परिस्थिति में मुझको भी, मेरे मन में भी जो आता था, जो भी गणित दिखता था, उसके हिसाब से भाजपा को कम मिल रहा। हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जम्मू में कांग्रेस के एक और किले पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। साथ ही झारखंड में अगली हुकूमत बीजेपी की बनने का अमल शुरू हो चुका है। लेकिन रियासत में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए कांग्रेस के खोखले दावे को झुठला दिया है, जहां कुछ सीटों को लेकर रियासत में कांग्रेस का इत्तेहाद नहीं बन सका था। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रयास किया 14 माह में, वो विगत 13 साल में लोगों ने नहीं प्रयास किया था। इसका भी असर है। और जहां तक 5 साल हम लोगों के बीच में रहे और जो भी जनहित के मामले है उसको जो उठाने का हमने काम किया। पहली बार हम लोग 14 साल में पहली बार एक कोशिश किया अलायंस के साथ कुछ हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए। ऐसा हुआ नहीं, कहीं चूक हुआ है।
उधर जम्मू कश्मीर में पीडीपी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आई है, मगर वो अक्सरियत से काफी दूर रह गई। इंतखाबी नताइज के बाद जहां झारखंड में बीजेपी की हुकूमत बननी तय हो गई है, वहीं जम्मू कश्मीर में भी इसके लिए सियासत का बाजार गर्म है। नताइज को देखते हुए बीजेपी ने जहां बैकफुट पर आकर सारे मतबादिल खुले होने की बात कहनी शुरू कर दी है, वहीं कांग्रेस ने पीडीपी की जानिब सेकुलरिज्म का सिक्का उछाल दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन है। हम जितना लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा गए। ओपिनियन पोल्स भी हमें इतनी सीटें नहीं दे रही थी जितना हमने लाया। जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती है हुकूमत बनाने की, जिम्मेदारी दूसरों की बनती है जिन्होंने ये सारा मुहिम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चलाया। पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है और ये पीडीपी को डिसाइड करना होगा कि वो कम्युनल फोर्सेस जो भारतीय जनता पार्टी जैसी है उनके साथ जाएगा या किसी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएगा। सरकार बनाने की बात है, सो आवर एफर्ट विल बी, हमारी जो प्रायोरिटी होगी वो ये नहीं होगी कि हम किसी तरह से जोड़ तोड़ से या डोंट वांट टू कॉबल अप अ गवर्नमेंट, बट डेफिनेटली कि वी आर लुकिंग फॉर अ काइंड ऑफ अ गवर्नेंस विच इज बेस्ड ऑन आवर एजेंडा। जो हमने लोगों के सामने अपना एजेंडा रखा है गुड गवर्नेंस का और बाकी चीजें, एंड इट्स गोइंग टू टेक टाइम। इंतखाब के दौरान दावे तो बहुत किए जाते हैं और सियासी जमातों के सामने अपनी कामयाबी के दावे के अलावा कोई रास्ता भी नहीं होता, लेकिन नताइज के बाद सच्चाई खुद अपनी जमानत बन जाती है। झारखंड में बड़ी कामयाबी के बावजूद बीजेपी की जानिब से सीएम ओहदे के दावेदार और साबिक वजीर आला अर्जुन मुंडा को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं जम्मू कश्मीर में जम्मू खित्ते से तो बीजेपी को जरूर कामयाबी मिली है, लेकिन वादी से एक भी सीट का न मिलना बीजेपी के सबका साथ सबका विकास के नारे पर सवालिया निशान जरूर लग रहा है। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। तो हमारा सवाल भी यही रहेगा कि वादी जहां से उम्मीद थी बीजेपी को, बीजेपी ने इस बार वादी में जबरदस्त कैंपेन की और सबका साथ सबका विकास यानी सबका साथ सबकी तरक्की ये नारा लेकर चली थी। कहीं ना कहीं इस नारे पर बीजेपी को वो सपोर्ट नहीं मिला जिसकी उम्मीद वो लगाए बैठी थी। हमारे साथ अरुण गुप्ता जी हैं हमारे साथ, जो कि बीजेपी के तर्जुमान हैं और जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान, उनसे बात करेंगे। अरुण गुप्ता जी, सबका साथ सबका विकास जम्मू में ही नजर आया, वादी में नजर नहीं आया। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी को वादी एक्सेप्ट नहीं कर पाई जबकि आपको काफी उम्मीद थी? आप क्या मानते हैं? हाँ, वादी में हमें काफ़ी उम्मीद थी कि जो हम जिस तरह कैंपेन हमने वादी में किया है और जिस तरह हमने लोगों के बीच में जाके और डेवलपमेंट के बारे में उनको समझाने की कोशिश की है, हमें पूरी उम्मीद थी कि हमें वो करेंगे। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहूँगा कि हमारा वोट शेयर वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा है और ठीक है, इस दफ़ा शायद हमें लगता है कि हमारी इससे कहीं चूक हो गई या हम पूरी तरह उनको समझा नहीं पाए, पर मेरा पूरा विश्वास है कि हम इसकी तरफ जो है बड़ी सीरियसली जो है आगे टाइम जो आ रहा है उस पर काम करेंगे और इसमें अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे आगे से। जी, कहीं ना कहीं इस दफा नहीं हो पाया, वो आपके सामने ही है, पर हमारी कोशिश पूरी रही है। लेकिन सबका साथ सबका विकास का जो नारा था, जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था उसी दौरान तब्दीली मजहब का इशू उठ रहा था मुल्क में, उसी दौरान जो है एक मिनिस्टर इस तरह के अल्फाज कह रही थी जो ठीक नहीं थे, नाजेबा अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया था, पीएम को माफी मांगनी पड़ी थी, अपनी बात रखनी पड़ी थी। तो कहीं ना कहीं वादी में खास तौर से जैसी बीजेपी को उम्मीद थी, क्या आपको लगता है ये सब अगर चीजें नहीं होती तो बीजेपी ज्यादा एतमाद हासिल कर पाती वादी के लोगों का? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इस बात से फिर खौफ खा गए कि आरएसएस से जुड़ी तंजीमें जो हैं उस तरह का किरदार नहीं निभा पाएंगी या उस तरह का भरोसा नहीं जीत पाएंगी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी बात पे विश्वास करिए कि वादी में, क्योंकि मैं वहां खुद रहा हूं, वादी में मैंने देखा लोगों में इतना ज्यादा उत्साह था, लोगों में इतनी ज्यादा मतलब लाइकिंग थी हमारे लिए कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। शायद आपका वहां रहना, लेकिन फिर अरुण जी कहां आपको मिला सबका साथ? फिर आपको सबका साथ कहां मिला? लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसके, हाँ ठीक है, हाँ मैं कह चुका हूं पहले कि जो हमें ठीक है उनका हमें साथ नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद अब हमें उनको दोबारा जाना पड़ेगा, उनके पास दोबारा जाएंगे, उनसे दोबारा प्रार्थना करेंगे। और क्या आपको लगता है कि बीजेपी कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी?
नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे ओवर कॉन्फिडेंस। हमारी ये एक बड़ी सोची समझी एक वो था, हम सोच समझ के उनके साथ जा रहे थे, सोच समझ के बात कर रहे थे हम उनके साथ, और हमें तो बहुत उत्साह मिला वहां पे। और मैं अभी भी कहूंगा हमारा जो वोट बैंक वहां बड़ा है वो बहुत उत्साहजनक बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है हमारे लिए। जहां पे एक झंडा नहीं लगता था, जहां पे एक कोई बात नहीं करता था, वहां पे जहां प्रेस मीडिया बात नहीं करती थी, वहां हमें पूरा सपोर्ट किया गया। आप देखिए, अगर पुराने पेपर्स निकाल के देखें, आप मीडिया में टॉप जो फ्रंट पेज पे हमें कवर किया गया है फॉर सो मेनी डेज। हमारे पीएम वहां पे जाके रैली की, हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो ये सब चीजें जो हैं हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, शुरुआत है, हम बड़े खुश हैं इससे। अब ठीक है, सीट नहीं निकली, उसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा क्या वजह रही है, लेकिन हमें तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इसमें। जी अरुण जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ मीर अफजल साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के तर्जुमान हैं, उनसे हम बात करते हैं। मीर अफजल साहब, कांग्रेस की हालत ज्यों के त्यों रही, आप लोग अब ये साफ हो गया कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो बीजेपी ने तो पूरी कोशिश करी और उसे खासी कामयाबी भी मिली, लेकिन कांग्रेस का जो हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। और ये भी साफ हो गया है कि जम्मू कश्मीर में, जैसे कि गुलाम नबी आजाद साहब भी कह रहे थे कि अभी जो है इसी तरह का दौर चलता रहेगा, एक पार्टी को मेजॉरिटी या खासतौर से कौमी पार्टी को मेजॉरिटी मिलना जम्मू कश्मीर में आसान नहीं है। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा से वोट जो है वो डिवाइड हुआ है 2-3 पार्टियों में। पीडीपी जब से आई है मजीद डिवाइड होता रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने हमारे ताल्लुक से पूछा, हम यही कहेंगे कि फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ हम लोग थे और उमर अब्दुल्ला साहब के साथ, हमारी सरकार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हम लोग साथ थे। लेकिन जो कुछ भी काम हुए उसमें हमारी उसमें मदाखलत बहुत कम रही। हम जो पॉलिसीज अपनाना चाहते थे उसकी हमको इजाजत नहीं मिल सकी वहां से। चीफ मिनिस्टर हमारे मिनिस्टरों की ज्यादा सुनते नहीं थे। अब मैं इस वक्त शिकायत करना मुनासिब नहीं समझता हूँ, तो वो दौर गुजर गया। लेकिन जो सैलाब आया, सैलाब के बाद जो सिचुएशन वहां डेवलप हुई, गवर्नमेंट के खिलाफ एक बड़ा जबरदस्त रिजल्टमेंट था और उसका शिकार हम भी हुए। हालांकि हमने अपनी पोजीशन को फिर भी रिटेन किया, इसलिए कि 28 से पीडीपी 15 पे आ गई, हम लोग जो हैं वो 17 से 12 पर आए हैं। तो हमारी 5 सीटें कम हुई हैं, उनकी 13 सीटें कम हुई हैं। जहां तक आपने भारतीय जनता पार्टी की बात कही, मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का विकास का नारा सिर्फ एक ढोंग है। उन्होंने यहाँ जिस तरह से तब्दीली मजहब को लेकर के या दूसरे इश्यूज को लेकर के, माइनॉरिटीज के ताल्लुक से, अक़लियतों के ताल्लुक से जिस किस्म की बयानबाजी, मैं तो ये कहूंगा कि बड़ा मशहूर शेर है कि हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। जिन लोगों के मोदी जी के दोस्त या उनके परिवार के लोग ही अगर इस तरह के काम कर रहे हैं तो उसका वाज़ेह नतीजा आपके सामने है। जो लोग 44+ का मिशन लेकर के गए थे वो कश्मीर के अंदर अपना खाता भी नहीं खोल पाए। यहाँ तक कि हिना भट्ट, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो अकेली कम से कम उम्मीदवार हैं जो जीतेंगी, 3रे नंबर पर चली गई। जहां तक कहा कि हमारा वोट बैंक बढ़ा है, मैं आपको बता दूं पिछले चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली थी जम्मू के अंदर और पीडीपी को 3 सीटें मिली थी कश्मीर के अंदर। लेकिन वोटिंग परसेंटेज आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक था 34%, 34 पॉइंट समथिंग। हमारा वोट बैंक था 23% और हमको एक भी सीट नहीं मिली। पीडीपी का वोट बैंक 20.5% था, यानी 20.5% था और उनको 30 सीट मिल गई। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसका 10 पॉइंट समथिंग था, उनको कोई सीट नहीं मिली। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो कह रहे हैं हमारे भाई, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ आपने बताया प्रवक्ता हैं, जम्मू से आपके साथ हैं लाइन पर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपका वोट बैंक तो कम हुआ, आप कैसे कह रहे हो वोट बैंक बढ़ा है? आपका 34% से वोट घटा है। अभी का आंकड़े सर कल सब सामने आ जाएंगे, कई टीवी चैनल्स पर बहस हो रही थी। लेकिन ये तो आंकड़ों की बात हो गई, वोट बैंक मीर साहब, ये आंकड़ों की बात हो गई। लेकिन क्या यही वजह है जो जिस तरह का खराब परफॉर्मेंस कांग्रेस करा है, फिर भी आपने पासा फेंका है पीडीपी की तरफ कि अगर आना चाहते हैं तो सेकुलर पार्टी के साथ आ जाइए, हम हुकूमत में आपको साथ दे सकते हैं। तो कांग्रेस फिर इख्तिदार के लिए पूरी जुगाड़ में है। हमारा ये मानना है कि पीडीपी के पास जो भी रास्ते हैं उसके अंदर सीधा सीधा एक रास्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है।
दूसरा रास्ता सेकुलर पार्टियों के साथ जाता है। जाहिर है एनसी के साथ वो जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो हमसे बात करेंगे तो हम इस पर और जरूर करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत उनकी तरफ से होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम भी साथ आ जाएं तब भी 4 मेंबरों की कम से कम जरूरत और है। ये एक सवाल इंडिपेंडेंट से हासिल करना पड़ेगा उनको। इसीलिए मेरा ख्याल है महबूबा मुफ्ती साहिबा ने आज थोड़ा वक्त लिया है और उन्होंने कहा मेरे सारे विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर पीडीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती है तो उसका जो हैसियत है या जो उसने अभी तक जो कमाई की है कश्मीर के अंदर वो सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि कश्मीर के अवाम भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त ज्यादा खिलाफ हो गए जब यहाँ पर तब्दीली मजहब की हवा चली और उसका बड़ा जबरदस्त प्रोपेगेंडा हुआ और बीजेपी के परिवार के लोगों ने कहना शुरू किया कि इस देश में हम बड़ा परिवर्तन करेंगे, तमाम हिंदू मुसलमान हिंदू हो जाएंगे, तमाम ईसाई हिंदू हो जाएंगे वगैरह वगैरह। जी तो इसका भी बिल्कुल मीर अफजल साहब रहिएगा आप हमारे साथ। पार्टी में मोदी का जो पूरा प्लान फेल हुआ है उसमें सबसे बड़ा दखल उनके अपने लोगों का। मीर अफजल साहब आप हमारे साथ रहिएगा। सीनियर सहाफी सिराज नकवी साहब भी हमारे साथ है। सिराज साहब, आपने दोनों की बात सुनी, क्या लगता है पीडीपी कांग्रेस के साथ आएगी या बीजेपी के साथ जाएगी? क्योंकि जिस तरह से मीर अफजल साहब भी कह रहे हैं कि जो इशू, हम भी इस बात को कह रहे हैं कि जो इशू उठे थे उसने कहीं ना कहीं घाटी में लोगों को फिर पीछे खींचा बीजेपी की तरफ जाने से। तो क्या लगता है पीडीपी किसके साथ जा सकती है? आप अभी क्या आप देख रहे हैं इन हालात में? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि पीडीपी किसके साथ जा सकती है, क्योंकि खुद महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि मुतबादिल खुले हुए हैं। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगा इमरान साहब कि अगर पीडीपी बीजेपी के साथ जाती है तो उसमें मुझे कहीं जर्रा बराबर भी शक नहीं है कि वो अपनी मौजूदा हैसियत खो देगी और आइंदा इलेक्शन में उसको उसके जबरदस्त नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी के तर्जुमान अभी तक जो कुछ कह रहे थे, तो सच्चाई ये है कि वादी में लोगों का, वादी या पूरे कश्मीर में, ऐसा नहीं है कि जम्मू में तमाम सीट उनको वोट मिला हो, ऐसा भी नहीं है। दूसरी पार्टियों ने भी वोट हासिल किए हैं और ठीक ठाक वोट हासिल किए हैं। अलबत्ता बीजेपी की सीटों में इजाफा हुआ, लेकिन बुनियादी बात यह है कि आप जो कुछ कहते हैं आपके कौल और फेल में तजाद है। तो बीजेपी जो कुछ कहती रही, पूरे मुल्क में उसके लोग, संघ परिवार के लोग उसके खिलाफ बोलते रहे और इस हद तक बोलते रहे कि खुद वजीर आजम को इस पर मुदाखलत करनी पड़ी। तो ये सारी सूरत हाल वादी के लोगों के सामने थी और वादी के लोगों ने इसको पसंद नहीं किया और मुझे लगता है कि इसका नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ा। बिल्कुल, हमारे साथ अरुण गुप्ता जी भी हैं। अरुण गुप्ता जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है और उसको देखना पड़ेगा। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, मीर अफजल साहब भी कह रहे थे कि कहां आपका वोट परसेंट बढ़ा है, थोड़ा ये समझा दीजिए। दूसरा ये कि ये तो आप मानेंगे ना कि कहीं ना कहीं जो बातें पिछले दिनों उठी हैं उसका असर कम से कम घाटी के वोटों पर तो पड़ा है, जो कि बीजेपी के साथ आ सकते थे, जितनी तादाद में लोग इस बार वोट देने निकले थे। और हम सब ये सोच रहे थे कि इस बार कुछ बड़ा चेंज आ सकता है बीजेपी के फेवर में। नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो ये कह रहे हैं कि घाटी में जो हमें मतलब वोट कम मिले हैं या घाटी में जो हमारे को सीट नहीं निकली है उसका कोई डायरेक्टली लिंक है उसके साथ जो हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एक बात मैं आपको बताऊं बड़ी साफ, जो ये सब लोग नहीं करना चाह रहे कि जो हमारा डेवलपमेंट एजेंडा है जिसके लिए ऊपर हम कश्मीर में गए थे और जिसके बारे में हमने कश्मीर में बड़ी शिद्दत से बात की है, ये उस बात को बहुत सिंसियरली अप्रिशिएट किया गया है कश्मीर में, क्योंकि मैंने खुद मिला हूं, मैं लोगों से, बहुत तादाद के लोगों से मिला हूं, मीडिया से मिला हूं। मीडिया ने जैसे हमारी बात को एक्सेप्ट किया है, लोगों तक पहुंचाया है। और मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ये जब ये बात कर रहे हैं, ये इस बात पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट एजेंडा की बात नहीं करते, कुछ बात नहीं कर रहे। एनीवे, जहां तक परसेंटेज की बात है, 15% हमारा वोट बैंक था जो 23% 0.6 में शेयर इंक्रीज हुआ है। तो दैट इटसेल्फ मीन्स दैट वी हैव गॉन अहेड, काफी इंक्रीज हो गया हमारा। तो दैट इज क्लियर, दैट इज द स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा है। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा अरुण जी, हम और आपसे बात करेंगे। सिराज साहब भी हमारे साथ हैं, मीर अफजल साहब भी हमारे साथ हैं, आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा। यहां रुक रहे हैं छोटे से वक्फे के लिए, लौट कर आते हैं तो इसी मौजू पर बात करेंगे। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हम इस हिस्से में, हमारे इस प्रोग्राम के, इस खास प्रोग्राम के हिस्से में जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे, साथ ही झारखंड के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हमारी बात जो ब्रेक से पहले रह गई थी, क्योंकि हमारे साथ जम्मू से भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम एक बार और बात करेंगे। लेकिन सिराज साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सिराज साहब, जैसा कि अरुण जी भी कह रहे हैं कि विकास के, तरक्की के बात आप क्यों नहीं करते हैं, तो तरक्की की बात बीजेपी ने की, वजीर आजम खुद गए और बहुत बात की, उसका असर वो नहीं दिखा जिसकी मिशन 44 कहकर के उम्मीद की जा रही थी। हालांकि सीटें बीजेपी में बढ़ी, लेकिन वो उसी इलाके में बढ़ी है जहां पर उसका दबदबा है। बिल्कुल ठीक बात है, तरक्की की बात आप कर रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि आपको तरक्की की, लेकिन सवाल ये कि जो बात आप कह रहे हैं उस पर अमल कहां कर रहे हैं। आप कहते हैं तरक्की की बात, आप तरक्की की बात करते हैं, आप विकास की बात करते हैं, आप सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन आपके से जुड़े तमाम जितने आपके जो जैली तंजीमें हैं, संघ परिवार की तंजीमें हैं, वो जो बात करती हैं वो मुल्क को तोड़ने की बात करती हैं, वो बात करती हैं तब्दीली मजहब पर, वो बात करती हैं सन 21 तक मुसलमानों और ईसाइयों से पूरे मुल्क को खाली कर देने की बात करती हैं। वो जितना जहर अफशानी कर सकती हैं इस पूरे मुल्क में और अकलियतों को के खिलाफ जितना जहर उगल सकती है वो उगलती फिर रही हैं। लेकिन सरकार इस पर खामोशी इख्तियार करती है, या अगर तनकीद करती है तो बहुत बराए नाम तनकीद होती है, उस सख्त लहजे में जिस लहजे में इनको मैसेज दिया जाना चाहिए था इन तंजीमों को, वो नहीं दिया जा रहा। इसका नतीजा ये है कि जो जिस विकास की आप बात कर रहे हैं और जिस सबके साथ की आप बात कर रहे हैं, वो उस पर लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। तो वादी के लोगों ने आपकी बात पर यकीन नहीं किया, वरना अगर आप तरक्की करते हो और इस तरह की बातें सामने ना आती जो पूरे मुल्क में आ रही हैं, तो शायद आपको ज्यादा बेहतर पोजीशन में बिल्कुल। अरुण जी हमारे साथ हैं जम्मू से। अरुण जी, आप कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से हमें वादी से सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन जिस तरह की बातें हुई पिछले दिनों, आप कह रहे हैं विकास की बात क्यों नहीं की जा रही, लेकिन अगर इसी तरह की बातें हुई होती रही, या फिर जो विकास की आप बात कर रहे हैं उस पर ये बातें भारी होती रही, तो क्या आपको लगता है कि आगे चल के फिर दिल्ली में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में और केरल में कमल खिला पाएंगे? क्योंकि ये जो मायूस कुन रहे हैं ये नतीजे कोई बहुत अच्छे नहीं रहे बीजेपी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखिए, जब आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो उसमें जम्मू एक अलग, जम्मू एक हिस्सा है और कश्मीर एक हिस्सा है ना जी। अब लेकिन जब हम कश्मीर की बात करें, मैंने कश्मीर के बारे में पहले कह दिया कि हमें वहां पे जो रिस्पांस नहीं मिला है, जिस तरह का हम चाह रहे थे वो नहीं मिला हमें। ठीक है, उसका मंथन हम करेंगे, क्या रहा, हमारे विकास के एजेंडे को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया। हालांकि यहाँ विकास की जब हम बात करें, ये जितनी पार्टीज भी हैं, एनसी की बात करें या पीडीपी की बात करें, कांग्रेस की बात, किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे आपके सामने ही है, फ्लड्स में क्या हुआ, जो हालत ही, हम ही थे वहां पे, जो वहां पे खड़े थे सेकंड डे जाके वहां, और बहुत अच्छी तरह हमने वहां काम किया। हमने जितना काम किया कश्मीर में, इनमें से किसी ने कुछ नहीं किया। पर ठीक है, वो इनका एक अपनी आउटलुक है, लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, हमारी पूरी कोशिश थी कि हम इस पे कुछ मतलब लोगों के पास जा सकें, अपने आप को समझा सकें। अब रही बात जम्मू की, जम्मू में आप देखिए हमें कितना पूरा सपोर्ट मिला है। हम 25 सीट हमने ली हैं जम्मू से, इतना वोट बैंक हमारा जम्मू में बड़ा है। इसका मतलब हुआ विकास की बात जब हम करते हैं तो एक्सेप्टेंस तो है ही ना, उसकी एक्सेप्टेंस। हमारे साथ मीम अफजल 11 से हमने 25 सीट की बात कर रहे हैं। हमारे साथ मीम अफजल साहब हैं, कांग्रेस के तर्जुमान है। ये तो होगी जम्मू कश्मीर की बात। मीम अफजल साहब, झारखंड की अगर हम बात करें और कांग्रेस के हवाले से अगर हम बात करें, तो जेएमएम से कांग्रेस का इत्तेहाद ना हो पाना, ये क्या लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों को अब अखर रहा है? ये अगर ठीक तरह से हो जाता तो हाल कुछ और होता। मैं ये कह सकता हूं कि शायद जेएमएम के साथ होता, हालात ऐसे नहीं थे, लेकिन अगर होता तो शायद इससे बेहतर पोजीशन होती। हाँ, ये तो आप मानते हैं। लेकिन मुझको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वहां पर काफी अरसे से एक चेंज का माहौल था और काफी वो कोशिश हो रही थी वहां पर, और लोग भी वहां पर तब्दीली चाहते थे। पिछले 14 सालों के अंदर वहां पर काफी चीफ मिनिस्टर्स बदले गए, और मैं ये भी बताना चाहता हूं इसके बावजूद कि भारतीय जनता पार्टी कई बार वहां सरकार में रही है और उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। लेकिन मोदी जी का जो ऐसा जो माहौल उन्होंने बना रखा है, जिस तरह का प्रोपेगेंडा वो करते हैं, उसका असर पड़ा है और लोग गुमराह हुए हैं। मैं समझता हूं अभी लोगों ने एक वर्डिक्ट दिया, हमें उसे कबूल करना चाहिए और हमने उसे कबूल किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको नकार दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने, आप कह रहे हैं उनको नकार दिया, अरुण जी कह रहे हैं कि जम्मू में बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, सीट बढ़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की हम बात करें, जी कांग्रेस की अगर हम बात करें, मीम अफजल साहब, सीट बढ़ी है। मैंने कब कहा कि जम्मू में सीट नहीं बढ़ी है जी, लेकिन पोलराइजेशन करके अगर आप सीटें बढ़ाते हैं तो माफ कीजिए, ये आपके लिए हो सकता है कि बहुत अच्छी बात हो,
लेकिन देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है ये। लेकिन कांग्रेस तो देखिए ना कहां जा रही है। आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की लहर जो थी, वजीर आजम की लहर कहीं ना कहीं कुंद पड़ी है। लहर होती तो जितना आपने तय किया था उससे कहीं ज्यादा सीटें मिलती, चाहे जेएनके की बात हो चाहे झारखंड की बात हो। झारखंड में तो बीजेपी सरकार बना रही, तो कांग्रेस इतना कह के जो है दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा गालिब कह के चुप हो जा रही है। क्या बात है, आप लोग कुछ अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे? कहीं ना कहीं इस लहर में कांग्रेस को तो नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल नुकसान हो रहा है, और काफी नुकसान हमारा पहले भी हुआ है, लेकिन इसको घबराने की ये सियासत है। सियासत के अंदर हार और जीत ही दोनों साथ साथ चलती हैं। हमने कामयाबियां भी देखी है, अगर नाकामी है तो हम उसको भी देखेंगे और उसका मुकाबला करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, और आइंदा फिर कांग्रेस जो उसी ताकत के साथ वापस आएगी जब अगले इलेक्शन में, आप देखिएगा। जी, हमारे साथ फोन लाइन पर शाहिद हकीम साहब भी जुड़ गए, सियासी तज्जियाकार हैं, उनसे हम बात करते हैं। शाहिद साहब, झारखंड के हवाले से अगर हम बात करें, कांग्रेस और बीजेपी तो सरकार बना रही है वहां पर, लेकिन इस रिजल्ट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था कि बीजेपी के ज्यादा सीट आएंगे, लेकिन जिस तरह का बीजेपी ने मांगा था, कहा था, जैसे उन्होंने लोकसभा में के इलेक्शन में मैं समझ तो 12 सीट जीते थे, उस हिसाब से तो 55 सीट के ऊपर आना चाहिए थे। उतनी उम्मीद तो उतने तो आए नहीं है। तो ये सही है कि दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास जो इलेक्शन होते हैं ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, ये इलेक्शन मेरे अपने हिसाब से एक फार्स है। क्यों, जहां 15 पार्टियां तो वोट तो डिवाइड हो ही जाएंगे, और एक पार्टी जो कार्डर बेस्ड पार्टी है उनके तो वोट इतने तो आ ही जाते हैं। अभी वहीं देखिए झारखंड में जो है कम से कम 6-8 पार्टी इत्तेफाक से मुलायम उनका लालू प्रसाद यादव का एक महाज बना, लेकिन वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये तो झारखंड के इलेक्शन तो एक्सपेक्टेड थे, और ये पोलराइजेशन हो रहा है मुल्क में, दैट इज वेरी बैड फॉर द कंट्री। बहुत अफसोस की बात है। बजाय के इश्यूज पे बात करें, हम लोग जो है इश्यूज पे बात नहीं करते हैं, कोई प्रिंसिपल पे बात नहीं करते हैं। ये है कि ये अब देखिए, अब जैसे हम खबरों में देख रहे हैं कि अभी जो पार्टी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के थे वो हाथ मिलाने वाले हैं। इस तरह तो कोई प्रिंसिपल नहीं रहा। देखिए, इस तरह मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। बहरसूरत झारखंड के जो इलेक्शन थे वो तो एक्सपेक्टेड था कि बीजेपी जीतेगी। जी एक्सपेक्टेड था बीजेपी जीतेगी, लेकिन सिराज साहब हमारे साथ हैं। जनता परिवार जो कि एक हो रहा था, लालू एक हो रहे थे, नीतीश एक हो रहे थे, और झारखंड में संबित पात्रा कह रहे थे सिराज साहब कि सबसे पहले तो जनता परिवार झारखंड में फेल हो गया। आप क्या मानेंगे, क्या यही जो इम्तिहान था यहीं पे इस इम्तिहान में फेल हो गया, या आगे और मौके हैं इनके लिए? नहीं, मुझे लगता है झारखंड में उनको इस नजरिए से देखना गलत होगा। झारखंड में पहले से उनसे कोई बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीदें नहीं थी, लेकिन अभी जो बात हो रही है, बीजेपी की जीत की बात हो रही है, दूसरी पार्टियों की शिकस्त की बात हो रही है, उसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, ये बात सही है कि बीजेपी मुकम्मल अक्सरियत उसने हासिल कर ली है और वो सरकार बनाने जा रही है, लेकिन एक पहलू को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पिछले इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने 24% वोट लिया था, और तकरीबन 7% वोट, जहां तक मुझे लगता है शायद 31% से कुछ ज्यादा वोट बीजेपी को मिला है। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है, आप ये देखिए कि तमाम तर पोलराइजेशन के बावजूद, तमाम तर उसके सो कॉल्ड मोदी लहर के बावजूद, और अपोजिशन के नाकारापन के बावजूद, अपोजिशन नहीं बल्कि जो रूलिंग पार्टी है दूसरी पार्टियों के खराब परफॉर्मेंस के बावजूद, बीजेपी को 31% के करीब वोट मिला। इसका मतलब ये तकरीबन 69% वोट जो है वो दूसरी पार्टियों में गया। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर ये पार्टियां मुत्तहिद होती हैं, अगर ये पार्टियां समझदारी से अपनी हिकमत अमली तैयार करती हैं, तो इनको शिकस्त का मुंह नहीं देखना पड़ता। इसलिए कि बीजेपी ने तमाम अपनी बातों के बावजूद जो वोट परसेंटेज बढ़ाया है, तब भी उसका वोट इतना नहीं है कि जो बाकी पार्टियों के वोट से ज्यादा हो। जाहिर है कि कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये दूसरी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, वो बहुत मजबूत हिकमत अमली के साथ मैदान में नहीं आई। जी बिल्कुल। शाहिद हकीम साहब, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे, क्या सिराज साहब की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि बाकी सियासी जमातें अगर मिलकर लड़े तो वोट परसेंट के हिसाब से तो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती हैं आगे? अब आप लहर बताइए तो 31% में जीते आप। 31% में 5-6 पार्टी का कोalition था, बीजेपी के हिस्से में तो 25% वोट आए। इसके माने कि 75% लोग अभी भी आपके साथ सहमत नहीं है। अब क्योंकि 10 पार्टियां लड़ती हैं, इसलिए तो कार्डर बेस्ड पार्टी जीतेगी।
जब तक जो है अपोजिशन ये एक तरह ना हो कि भाई आप एकजुट होकर लड़ें और जिसका जहां पे चांसेस ज्यादा वहां है, जब तक 2-3 पार्टियां हो तो वहां इलेक्शन की बात होती है। या 15 पार्टी होती है तो ऑब्वियसली जो है वोट डिवाइड हो जाते हैं और ये जो है सबसे बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन ये इससे आपके ठीक है पार्टी को तो फायदा हो गया, आपको जो है इख्तिदार चाहते थे इख्तिदार मिल गया, लेकिन इससे क्या मुल्क का भला होगा? आप इस तरह मुल्क तोड़ने से कैसे किस तरह तोड़ेंगे आप? अब मैं आज कोई कहता है कि भाई 2021 तक जो है ना इस मुल्क में मुसलमान रहेगा ना ईसाई रहेगा, तो सब कहते कि भाई वो वापस आ जाओ, घर वापस ही है। इस तरह की बातें तो इलेक्शन पे, लोकसभा इलेक्शन से पहले तो कभी नहीं। इस तरह की बातें इस तरह की बातें तरक्की के मुद्दे पे कहीं ना कहीं जो है उस मुद्दे को कुंद करती हैं, उस मुद्दे को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए हाकिम साहब, और हमारे साथ मियां अफजल साहब जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया, अरुण गुप्ता जी का भी शुक्रिया, सिराज नकवी साहब आपका स्टूडियो से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी झारखंड में एक बेहतर पोजीशन में है और वो अपनी सरकार बना रही। कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे को झारखंड ने तो पसंद किया, लेकिन कश्मीर में जैसा कि अरुण जी कह रहे थे कि फिर से सोचने की जरूरत है कि क्यों आखिर वादी से में कमजोर पड़ी बीजेपी, जिसकी की उम्मीद इस बार की जा रही थी कि कुछ बेहतर हो सकता है। बहरहाल अब ये आगे गौर खोज करने की अगर बात है तो इस पर देखते हैं कि बीजेपी कहां तक गौर खोज कर पाती है और तरक्की का मुद्दा आगे किस तरह से लेकर के जा पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, स्टूडियो में मौजूद हमारे गेस्ट थे का भी और फोन लाइन पर मौजूद हमारे गेस्ट का भी। हालत हाज़िरा में आज बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें समयlive.com। इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।